गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी इस क्लास में हम लोग देखेंगे मंथ ऑफ अक्टूबर के टॉप 50 क्वेश्चंस। हम लोगों की स्ट्रेटेजी थी जनवरी से लेकर के नवंबर तक के टॉप 50 क्वेश्चंस एवरी मंथ के देखने हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सितंबर मंथ का कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास होगी अक्टूबर मंथ के क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास को और देखते हैं आज की क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इवन पूरे अक्टूबर मंथ के टॉप 50 कौन कौन से हैं इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? निम्नलिखित में से किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर मोहम्मद मोइजी, इब्राहिम मोहम्मद सोली, अब्दुल्ला यामीन, मोहम्मद नशीद। ओके चलिए, तो सबसे पहले एक जस्ट मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन ले लूं और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, और बढ़ते हैं फिर हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, तो किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोइजी, इब्राहिम मोहम्मद सोली, अब्दुल्ला यामीन एंड मोहम्मद नशीद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए, डॉक्टर मोहम्मद मोइजी, इनको अभी वर्तमान में इन्हें मालदीव का राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अब बात आती है, चूंकि रेस्ट ऑफ तीन यहाँ पे देख रहे हैं आप, इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, अब्दुल्ला यामीन है, मोहम्मद नशीद हैं, ये सभी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव के, यानी ये पूर्व में मालदीव के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? इनका टाइम पीरियड 2018 से लेकर 23 तक था। ओके 23, यानी मोइजी से पहले कौन थे? सोलह राष्ट्रपति रह चुके हैं। उससे पूर्व अब्दुल्ला यामीन, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 2013 से लेकर 2018 तक। एंड मोहम्मद नशीद का टाइम पीरियड रहा है 2008 से लेकर 12 तक। ओके, ये रहे इनके। तो ये सभी तीनों अगर आप देखेंगे तो तीनों की तरह यहाँ पर राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से पूछा गया है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सभी राष्ट्रपति के नाम को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, मोइजी, सोलेह, यामीन, नशीद, ये चारों वहां के राष्ट्रपति, तीन तो पूर्व में रह चुके हैं और एक अभी वर्तमान में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नामिरा सलीम जो हाल में ही खबरों में थी, किस देश से हैं? ओके नाउ ऑप्शन दिया गया है मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नामिरा सलीम के बारे में पूछा गया है जो हाल ही में खबरों में थी, ये किस देश से हैं? ऑप्शन आपका है मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आपका आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। इनका संबंध किससे है? पाकिस्तान से है। ओके, एक्चुअली ये पाकिस्तान के अगर बोला जाए इनके बारे में, नामिरा सलीम के बारे में, तो ये पहली पाकिस्तानी महिला है, पहली पाकिस्तानी महिला। ओके, पाकिस्तानी महिला जिन्हें कहां भेजा गया है? जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था। इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। ओके, अंतरिक्ष में भेजा गया था, इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश को तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? चीन, जापान, भारत, रूस। तो पूछा गया है किस देश को तीसरी बार। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में करना क्या है कि कितनी बार है, तो ये तीसरी बार चुना गया है। ओके, किसका? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD का क्या पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत को तीसरी बार चुना गया है। ओके, ये भारत के लिए काफी कह सकते हैं कि एक प्राउड मोमेंट है कि उसे थर्ड टाइम चुना गया है ना, ये AIBD का अध्यक्ष। अब बात आती है चूंकि AIBD को लेकर के, तो यह यूनेस्को के अंदर का संचालित किया जाता है। ओके, यूनेस्को। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई? इन 1977। ओके, इसकी स्थापना की गई। और इसमें अगर पूछा जाए कि इसके कितने इसके मेंबर्स हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। इसके 92 मेंबर्स हैं, 92 इसके मेंबर्स हैं, 92। ओके, इतने इसके मेंबर्स हैं। ओके नाउ क्लियर? बस ये ध्यान रखना है AIBD को लेकर के। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? ऑप्शन ए ममल्लापुरम में तट मंदिर, बी लाल किला, आगरा का किला, सी एंड अजंता गुफा योर लास्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है कौन सा भारत का
पहला है। तो मैंने हमेशा कहा है कि जिस क्वेश्चन में पहला पहली फर्स्ट आ जाए, या वो देश का हो या आपका विश्व का पूछा जाए, तो अपने आप में वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और चूंकि बोला गया है कि हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल माना गया है, हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ममल्लापुरम में तट मंदिर। ओके, ममल्लापुरम में तट मंदिर। इसे यूनेस्को के द्वारा, इसे किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसे क्या घोषित किया गया है? विश्व धरोहर स्थल। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया जा चुका है। और अब वर्तमान में देखा जाए तो इसे क्या बोला गया है? हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल इसे घोषित किया गया है, माना गया है। ठीक है, ये बन चुका है। नाउ अब इस मंदिर की, चूंकि यह क्या है? एक ममल्लापुरम में तट मंदिर, ये इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें शिव प्लस विष्णु दोनों की, ओके, शिव प्लस विष्णु दोनों की पूजा जो है इसमें की जाती है, शिव प्लस विष्णु। ओके, इन दोनों को समर्पित है ये मंदिर, शिव प्लस विष्णु को। नाउ अब बात आती है चूंकि यूनेस्को को लेकर के, और यूनेस्को ने क्या किया है अभी हाल फिलहाल में ही, यूनेस्को के द्वारा अगर पूछा जाए तो कितने टोटल विश्व विरासत स्थल घोषित हो चुके हैं, तो आपके टोटल अब तक 42 विश्व विरासत स्थल घोषित किए जा चुके हैं, टोटल 42। अभी हाल फिलहाल में ही 41वां और 42वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, और वो कौन कौन से रहे हैं? तो 41वां आपका है 41वां कौन सा है? शांति निकेतन। शांति निकेतन किसके द्वारा स्थापित किया गया है? शांति निकेतन। तो यह प्रथम भारतीय जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। ओके, नाउ अगर अब बात की जाए कि 42वां कौन सा है? 42वां आपका होयसल मंदिर, होयसल वंश की मंदिर, यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न मंदिरों को, ओके, विभिन्न मंदिरों को यहाँ पे भिन्न प्रकार के मंदिर, और इसे, और कहाँ पर स्थित है यह कर्नाटक में, तो इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है 42वां। ओके, 42वां विश्व विरासत स्थल किसे? होयसल वंश के मंदिरों को घोषित किया गया, जो कि कर्नाटक में स्थित है ये, और इसे, इन दोनों को रिसेंटली इसी साल किया गया है, अराउंड सितंबर अक्टूबर का न्यूज है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली में किस विभाग ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए? ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, बी, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, सी, आर्थिक मामलों का विभाग, एंड डी, विनिश विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अगेन क्वेश्चंस को देखिए। दिस डिपार्टमेंट प्रेजेंटेड द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड लास्ट वन दिस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 बी। ओके, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसके मंत्री अगर पूछा जाए कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, ओके, मंत्री का नाम आ जाएगा पीयूष गोयल, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी क्या किया गया है, चूंकि विपो क्या जारी करता है आपका? वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है वो। ओके, वैश्विक नवाचार सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है, नवाचार सूचकांक। और देखा जाए तो भारत की स्थिति पूरे विश्व में अगर संदर्भ देखते हैं तो 2014 में कितनी थी? 81 थी। ओके, और अगर बात की जाए 2023 में, जो कि भी हाल फिलहाल में जारी की गई है, तो रैंकिंग कितनी आ गई है? 40th आ गई है। यानी इसमें कितने का सुधार हो गया आप खुद देख सकते हैं कि जहां की रैंकिंग 2018 में कितनी थी, ये 2018 में, ये 2014 में 81, यानी हम कह सकते हैं कि 81 थी, और अभी ये देखकर के 40 सीधा हाफ हो चुका है, यानी क्लियर बिल्कुल ये 40th पे पहुंच गया है, हाफ हो गई, तो फार बेटर हम कह सकते हैं। और इसको जारी कौन करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो विपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, विपो इसको जारी करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है? ओके, पूछा गया है 2023 का नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन ए, प्रकाश की चमक में इलेक्ट्रॉन, प्रकाश की चमक में फोटोन, प्रकाश की चमक में न्यूट्रॉन, एंड डी, प्रकाश की चमक में फाइटोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए।
ओके, अब बात की जा रही है भौतिकी की नोबेल पुरस्कार की कि किस क्षेत्र के लिए दिया गया है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किन किन को यह दिया गया है। तो फर्स्ट नाम आप यहाँ पे लिख ले, फेरेंक क्रॉस। ओके, इनके अलावा पिएरे एगोस्टिनी, और एगोस्टिनी है ये, और थर्ड वन है एनी एल हुई आई लेयर। ओके, एनी हुई लेयर। ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है आपका फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ये ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो आपकी 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है चिकित्सा, फिर भौतिकी, फिर रसायन, साहित्य, शांति और आपके इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, अब बात आती है चूंकि कब दिया जाता है, तो अक्टूबर मंथ की जो फर्स्ट आपका मंडे आता है, उस मंडे से यह नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया जाता है। यानी मंडे को दिया जाएगा आपका चिकित्सा का, देन ट्यूसडे को आपका भौतिकी का, इस तरह से एक सीरीज चलता रहता है। सैटरडे संडे नहीं होती, यानी 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे क्या हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे शुक्रवार बोलते हैं। तो शुक्रवार को शांति का पुरस्कार दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगेन देन मंडे जब आएगा तो फिर क्या होता है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यानी 6 श्रेणी में दिया जाता है। मैथ को इसमें शामिल नहीं किया गया है, गणित को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ओके, इसको और हमेशा ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है यह केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता है और मैक्सिमम 3 पर्सन्स होंगे। कभी आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि 4 पर्सन्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2 या 3, मैक्सिमम 3 पर्सन्स ही हो सकते हैं नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत। ओके, तो ये 3 व्यक्तियों के नाम को ध्यान रखेंगे, फेरेक, पिएरे और एनी। कोई जरूरी नहीं है कि आप इनके पूरे नाम को ध्यान रखें, क्रॉसर्ज और एगोस्टिनी और एल हुइलियर, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ये 3 नाम, फेरेक, पिएरे, एनी, इन तीनों को किसमें दिया गया है, भौतिकी में दिया गया है। क्यों दिया गया है, प्रकाश की चमक में इलेक्ट्रॉन के इनके रिसर्च के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कम विकसित देशों ने डकार घोषणा के साथ COP28 के लिए अपेक्षाएं निर्धारित की है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक COP28 रियाद सऊदी अरब में बुलाई जाएगी। ओके, चलिए सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अब इसका कहाँ पे किया जा रहा है, हम लोग देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 का सम्मेलन किया गया। तो यह कहाँ किया गया, यह आपके दुबई में। कहाँ किया गया है, दुबई, दुबई में। ओके, दुबई में। कब से कब तक, तो ये डेट दी गई है 30 से लेकर के 12 दिसंबर तक। यह इसका आयोजन जो है अभी रिसेंट तक किया गया है COP28 को लेकर के। अब बात आती है, चूंकि इसमें क्या बोला गया कि रियाद सऊदी अरब में नहीं है, दुबई आपके कहां पर, अबू धाबी यानी UAE, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फर्स्ट आपका सही हो गया, केवल 1। क्या होगा, केवल 1। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कम विकसित देशों ने डकार घोषणा के साथ इसके लिए अपेक्षाएं निर्धारित की है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले थोड़ा सा हम लोग COP28 को देख लेते हैं, क्योंकि COP28 आपका काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बहुत है। देखिए, सबसे पहले तो इसका आयोजन किया गया दुबई में, और कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। ओके, मोदी जी यहाँ गए हुए भी थे। इसके अंतर्गत बहुत सारी जैसे राइजिंग पहल वगैरह बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर, तो COP28 के द्वारा लास्ट COP27 ये कब किया गया था, लास्ट COP27 इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह इन 2022 कहाँ किया गया, या मिस्र में किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लास्ट कौन सा हुआ था, तो ये आपका मिस्र में किया गया था, इजिप्ट में किया गया था COP27। ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है इतना COP28 को लेकर के, आखिर इसमें क्या बातें की गई। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसी COP28 से पहले COP21 का आरंभ जब किया गया था, यानी इन 2015 में क्या किया गया था आपका COP25। ओके, COP25
सॉरी COP21 का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो यह पेरिस में किया गया था, पेरिस। ओके, और यहाँ पर एक एग्रीमेंट भी किया गया जिसको पेरिस जलवायु समझौता भी बोला गया, पेरिस जलवायु समझौता। और इस समझौते में ये एग्रीमेंट क्या किया गया था इसमें कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए, हमें इससे कम रखना है, यानी या 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, या तो हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, ये ऐसा एग्रीमेंट किया गया था। कहाँ पर? पेरिस जलवायु समझौता जब 2015 में किया गया COP21 में। तो अभी जो COP सम्मेलन की जाती है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हो रही है, इसमें इसी की समीक्षा की जा रही है कि कितने हद तक सुधार किए गए हैं या आगे इसकी और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। ओके, इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि COP28 को लेकर के इसी COP21 के में ही क्या किया गया था, आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी गठन किया गया था इन 2015। क्या किया गया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी यहाँ पर किया गया थी, गठन किया गया था। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हो गया गुरुग्राम, हरियाणा, गुरुग्राम, हरियाणा। और अभी रिसेंटली चिली को इसका क्या बनाया गया है? 95th सदस्य देश बनाया गया है। 95th सदस्य कौन सा है इसका? ISA का। तो यह है आपका चिली, चिली को बनाया गया है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर COP28, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? क्या बोला गया है? 3 दिवसीय आपका क्या है यह? 3 दिवसीय 9वां भारत, ठीक है, इस क्रम को, सीरीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, यह 9वां है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय यह नृत्य संगीत महोत्सव कहां पर आयोजित किया? कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है? पीएम मोदी ने उज्जैन में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। सेकंड है, पीएम मोदी ने ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए 1530 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2, दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में केवल हमें आंसर पे ध्यान नहीं देना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमें उस पूरे स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि आपसे इस स्टेटमेंट पे केवल एक सवाल पूछ ले, केवल इसी स्टेटमेंट को लेकर के सवाल पूछ ले। जैसे एक ही आ सकता है कि पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से कहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। ओके, एमपी के ही 4 शहरों का नाम दे देगा, तो यह ध्यान रखना है कि पीएम मोदी ने कहां पर? उज्जैन में रखा गया है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला फर्स्ट। अब बात आती है कि कहां किया गया है, तो ग्वालियर और श्योपुर जिलों, इन दोनों के लिए 1530 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। कितना रखा गया है? 1530 करोड़ रुपए से अधिक की जो है यह बजट रखी गई है। किसके लिए? जल जीवन मिशन परियोजनाओं के लिए, जल जीवन मिशन। ओके, जल जीवन मिशन जिसके तहत ये एक टारगेट किया गया कि 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों से क्या करना है, वहां पर आपके हर घर नल का जल होना चाहिए। सभी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र सभी में क्या होना चाहिए? हर घर नल का जल, यानी सबके घर के आगे नल की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, और इसी सबके घर के आगे नल की सुविधा के तहत यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहां पर पेड़ पौधे लगाने का भी इंतजाम कर दिया है ना, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए खैर, हम लोग भी वहां नहीं जाएंगे, देख लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल बजट का ध्यान रखना है। और अब आपको ये बताएं कि जल शक्ति मंत्रालय अगर पूछा जाए कि मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस पे काफी काम किए गए हैं जल जीवन मिशन को लेकर के। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे इस क्वेश्चन में सही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया गया? 30 सितंबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। ओके, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के आंसर पे आते हैं कि किसके द्वारा किया गया है यह। क्वेश्चन नंबर 11,
तो ए हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ए। ओके नाउ अब बात आती है कि आकांक्षी ब्लॉकों के लिए ध्यान रखना है कि यह जो आप देख रहे हैं संकल्प सप्ताह कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसका शुभारंभ किया गया था जनवरी में। ओके इसका शुभारंभ किया गया जनवरी, और जनवरी कब किया गया? 7 जनवरी 2023, 7 जनवरी 2023। अभी इसमें बोला गया है कि एक संकल्प सप्ताह कार्यक्रम, सप्ताह कार्यक्रम का मतलब होता है एक वीक का आपका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में तो किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, लेकिन कहाँ पर? तो भारत मंडपम में किया गया, भारत मंडपम। यह वही मंडपम है जहां पर कुछ दिन पहले क्या किया गया था? G20 का सम्मेलन भी किया गया। यही वही मंडपम है जहां पे G20 का सम्मेलन किया गया। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, यानी अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई सम्मेलन बुलाया जाएगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा वर्तमान में भारत का कौन सा है? तो यह आपका भारत मंडपम में है। ओके नाउ अभी दुनिया के सबसे बड़े, अगर इसका कैपेसिटी इतनी है कि ये ऑस्ट्रेलिया का जो आपका ओपेरा हाउस है उससे भी बड़ा ये आपका भारत मंडपम है। नाउ अब एक नया और एक बनाया जा रहा है जो आपका है द्वारका में बनाया जा रहा है, दिल्ली के द्वारका में। ओके नाउ अभी ये कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, लेकिन वर्तमान में भारत मंडपम में ही आपका G20 का सम्मेलन जो है यह किया गया था। और इसी के सामने नटराज की मूर्ति जो है स्थापित की गई है, जो करीब 28 फुट की, जो सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति है। कहां पर? इसी भारत मंडपम के सामने नटराज मूर्ति है, नटराज मूर्ति। ओके जो शिव की नृत्य करती हुई मुद्रा का प्रतीक है, शिव की किसके? नृत्य करती हुई मुद्रा का प्रतीक है। चलिए अब बात आती है चूंकि किसको लेकर के? संकल्प सप्ताह पर। तो आकांक्षी ब्लॉक फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है कि आकांक्षी ब्लॉक के लिए, अभी तक क्या होता था? आकांक्षी जिले के लिए कार्यक्रम चलाया जाता था। तो इसके अंतर्गत कितने जिलों के? 329 ओके 329 डिस्ट्रिक्ट्स के करीब 500 ब्लॉक्स को इसमें शामिल किया गया। कितने ब्लॉक्स को? इतने ब्लॉक्स को शामिल किया गया है, इतने ब्लॉक यानी प्रखंडों को शामिल किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 329 है। ओके ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है कि इस प्रकार के एक प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है फर्स्ट टाइम। नाउ अभी एक तो एक सप्ताह कार्यक्रम चलाया गया। अभी रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंट का न्यूज बता रही हूँ कि इसी सप्ताह जो संकल्प सप्ताह कार्यक्रम है और आकांक्षी ब्लॉकों के तहत वर्तमान में 2 ऐसे ब्लॉक हैं जिनको कि बोला गया कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में सबसे ब्लॉक घोषित किया गया, वो है आपका तेलंगाना का फर्स्ट और दूसरा है यूपी का कौसाम्बी। ओके फर्स्ट है तेलंगाना का आसिफाबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका एक है त्रिवानी गांव करके बोल करके है, और आपका दूसरा है, ये हेल्थ में बताऊंगी इसका आपके फिर नेक्स्ट मंथ का जो मैं करवाऊंगी उसमें ये रिपोर्ट आ चुकी है, अभी बहुत हाल की न्यूज़ है ये। और दूसरा है आपका यूपी का कौसाम्बी। इसके अलावा ये तो ब्लॉक स्तर की बात हो गई, ब्लॉक स्तर में जिले के लिए भी इसी प्रकार का इंडेक्स जो है वह भी निकाला गया। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ब्लॉक कार्यक्रम चूंकि यह इंपॉर्टेंट है। अभी सरकार के द्वारा यह योजना भी फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है कि आकांक्षी ब्लॉकों को के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यानी एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम जो है लाई गई है स्पेशली फॉर ब्लॉक के लिए। तो क्या है ये सप्ताह कार्यक्रम? संकल्प सप्ताह किसके द्वारा इसका शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंडस्केप और गार्डनिंग, ओके लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का 16th संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ? ऑप्शन ए पटना, बी लखनऊ, सी जयपुर एंड डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुंबई। ओके लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो, इसका कौन सा संस्करण था? 16th एडिशन की बात की गई है। कहां पर किया गया है? यह आपके मुंबई में इसका आयोजन किया गया है, मुंबई में। ओके चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने हर घर सौर अभियान, हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार, बी उड़ीसा सरकार, सी बिहार सरकार एंड डी उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस सरकार के द्वारा किया गया है? देखते हैं किस राज्य सरकार ने हर घर सौर अभियान ये किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और किस डिस्ट्रिक्ट से इसको शुरू किया गया है? एक है आपका लखनऊ और दूसरा है वाराणसी एंड वाराणसी। ओके
ये तो बात हो गई आपकी ये तो बात हो गई आपकी हर घर सौर अभियान को लेकर के। लेकिन अगर अभी पूछा जाए कि यूपी का ऐसा कौन सा शहर है जो आपका फर्स्ट सोलर सिटी है, यूपी का कौन सा शहर को फर्स्ट सोलर सिटी बोला गया है, यूपी के किस शहर को फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा है? वो अयोध्या को, जहां आपका यह राम मंदिर है ना, राम मंदिर के लिए काफी अभी इन दिनों में चर्चा में है राम मंदिर। ओके, फर्स्ट सोलर सिटी अयोध्या, ये यूपी की। अगर पूछा जाए कि देश का फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा है, अगर देश का पूछ लिया जाए तो क्या होगा? एमपी का सांची, रायसेन डिस्ट्रिक्ट का सांची, ये होगा आपका फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया, एमपी सांची। ओके, नाउ तो ये हो गई कि हर घर सौर अभियान, हर घर यानी सभी के घर में किसके द्वारा? सोलर, इसके द्वारा, यानी सबके छत पे क्या होना चाहिए? सोलर प्लेट यानी रूफ वो लगे होने चाहिए। तो हर घर सौर अभियान कहाँ से? लखनऊ और वाराणसी। कब स्टार्ट किया गया? ये 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया, 2 अक्टूबर है ना, गांधी जयंती के दिवस से इसको स्टार्ट किया गया है, यूपी सरकार के द्वारा की गई है ये। नाउ इसके अलावा अगर पूछा जाए कि यूपी का फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है, यूपी का फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे तो क्या नाम आ जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस। ओके, ये भारत का पहला हो गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो आपके यूपी के 7 जिलों से होकर के क्रॉस कर रहा है, 7 जिलों से। इस करीब इसने कितने लैंड को, अगर बात की जाए कितने लैंड को इसने कितने हेक्टेयर इसने लैंड को कवर किया है? 1700 हेक्टेयर। ओके, इतना लैंड जो है इसके अंतर्गत आ रहा है, और 7 जिलों से, ये 7 जिलों से क्रॉस होकर के जाएगा। करीब इसकी अगर पूछा जाए कि टोटल इसकी लंबाई कितनी है, अप्रॉक्स 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर में इसको निर्माण किया जा रहा है। और कैपेसिटी कितनी है इसकी? जो सोलर बोला जा रहा है कि सोलर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी अप्रॉक्स आपकी 550 मेगावाट की है, और इससे करीब 1 लाख से अधिक घरों को क्या होगा? बिजली की आपूर्ति हो पाएगी। ओके, बिजली की आपूर्ति हो पाएगी। तो ये है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यूपी की 2-3 चीजों को, जैसे लखनऊ को देख लेंगे आप, वाराणसी देख लें, इसके अलावा आप अयोध्या देख लें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस देख लें। इन सबों का संबंध किससे? सोलर से। अयोध्या में हालांकि सोलर सिटी बोलने का मतलब ये है कि वहां पर जितने भी आप देखेंगे कि गंगा नदी के किनारे या वहां स्ट्रीट लाइट वगैरह में भी सोलर का ही यूज किया जा रहा है। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जो है इसने जीता है? किस देश ने जीता है सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप? ऑप्शन है श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत एंड डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने जीता है? यह आपका भारत ने जीता है, और ये भारत की 8वीं जीत है। ठीक है, 8th है ये भारत के लिए। कौन सा पदक है? 8वीं जीत है। इसके अलावा इसने हराया किसको है? तो पाकिस्तान को इसने हराया है, पाकिस्तान को हराया है। कौन सा है? सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप। कौन सी है? सैफ पुरुष अंडर 19। ये 8वां खिताब है भारत का। ओके, भारत की ये कौन सी है? 8वां खिताब है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैश्विक संघ ने वैश्विक अवसंरचना लचीलेपन पर रिपोर्ट जारी किया है? किस वैश्विक संघ ने वैश्विक अवसंरचना यानी विच ग्लोबल एसोसिएशन रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसाइलेंस? ओके, ऑप्शन दिया गया है WEF, BIMSTEC, CDRI एंड ISA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, CDRI। CDI का मतलब हो गया आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे, बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। ओके, गठबंधन, ठीक है, ये हो गया CDRI। किस वैश्विक संघ ने वैश्विक अवसंरचना लचीलेपन पर रिपोर्ट जारी किया है? तो CDRI के द्वारा यह जारी किया गया है, केवल इतना ध्यान रखिएगा। अब हम
हम लोग आते हैं नेक्स्ट की आईएस पे। अभी आईएस को लेकर के हमने बात किया कि आईएस क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका गठन कब किया गया था, इन ईयर 2015 में गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके इस साल चिली को इसका 95th सदस्य भी बनाया गया है। चिली को क्या बनाया गया है, यह चिली इसका 95th मेंबर है, 95th मेंबर। ओके, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। ओके चलिए, तो ये हो गई आपकी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यानी यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा किस वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन है ए 1992, बी 1990, सी 1986 एंड डी 1976। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन 1990। किसके द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया? यूएनजीए यानी यूएनजीए। ओके, यूएनजी के द्वारा। यूएन की स्थापना कब की गई थी? इन 1945। इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं। और जितने भी आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी घोषणा होती है तो किसके द्वारा किया जाता है? यूएनजीए के द्वारा ही किया जाता है। तो इसके द्वारा 1 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इसको ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर आपका अहिंसा दिवस सेलिब्रेट किया था, अहिंसा दिवस के रूप में, जो कि गांधी जी की जयंती भी है। ओके, अपनाया गया तो यह 1990 में अपनाया गया है। और कब? 14 दिसंबर को इसका डिक्लेरेशन किया गया था। कब किया गया था? 14 दिसंबर को, यह ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों के किस समूह को संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कैथलीन कारुको और ड्रू विशमैन, बी एलन एस्पेक्ट और समवते पाबो, सी एंटोन जिलिंगर और जॉन क्लासर, डी बैन बनार्के और डगलस डायमंड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कैटालिन कारिको और डू विट्समिन। क्यों दिया गया है इनको mRNA? ओके, इस पे रिसर्च करने के लिए इसको दिया गया है, इस टीके के रिसर्च के लिए किसको दिया गया है? तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। फर्स्ट थिंग, अब आपको ध्यान ये रखना है, मैंने अभी आपसे कहा था कि नोबेल पुरस्कार जो है केवल कितने श्रेणी है इसके देने की? 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सा है ये 6 श्रेणी? आपका चिकित्सा हो गया, जो आपके मंडे को दिया जाता है, सबसे पहले चिकित्सा का दिया जाता है, उसके बाद आपकी भौतिकी आती है, फिर आपका रसायन आएगा, उसके बाद आपकी आती है भौतिकी, रसायन हो गया, लिटरेचर यानी साहित्य का, देन शांति, और लास्ट में आपके किसका दिया जाता है? अर्थशास्त्र का दिया जाता है, अर्थशास्त्र का। तो ये 6 क्षेत्र है जिसके तहत जो है आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं, और ये हमेशा जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है। ओके, मैक्सिमम 3 पर्सन्स को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ किया गया है सबसे पहले? तो सबसे पहले किया गया है हैदराबाद में। और ये मैंने हमेशा कहा कि जब भी कभी आपके क्वेश्चंस में पूछेगा पहला, तो ये किसका है? ये भारत का पहला है। ओके, ये भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह उसका उद्घाटन किया गया है आपके हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में उद्घाटन इसका किया गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका नाम क्या रखा गया है, इस साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या रखा गया है? हेल्थ वे। हेल्थ वे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नाउ ये तो बात हो गई भारत के पहले। अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला कौन सा है, अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक,
कहां पर है ये? यह आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। ओके, इसकी राजधानी है सियोल और इसी सियोल से लेकर कहां तक है ये? बुशान शहर तक। बुशान शहर के बारे में ध्यान रखिएगा, अभी बहुत रिसेंटली बुसान शहर को लेकर के ही यहाँ तक क्या की गई है? ट्रैक जो है बनाई गई है। इस शहर तक कौन सी ट्रैक है आपकी? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है ये बना दिया गया है। ओके, ये विश्व का है। बात की जाए अगर विश्व की पहला, तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। भारत का पहला आपका हैदराबाद में किया गया है। अब ध्यान रखिएगा इस बुसान शहर को लेकर के अभी रिसेंट ये न्यूज में क्या किया गया है? यहाँ पर बुसान में ही जापान, चीन और दक्षिण कोरिया इनके बीच में जो सम्मेलन का आयोजन किया गया, पुनः समिट की गई है, जो कि 2008 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2019 में यह निलंबित हो गया था और पुनः आरंभ किया गया है। वो इसी बुसान शहर में ही मीटिंग की गई थी। कहाँ किया गया था? इसी बुसान शहर में क्या की गई है? उसकी मीटिंग की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। ओके, बुसान शहर में ही मीटिंग की गई थी। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार, बी बिहार सरकार, सी उत्तर प्रदेश सरकार एंड डी हरियाणा सरकार। ओके, डी हरियाणा सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार सरकार। तो सबसे पहले हम लोगों ने आंसर को देख लिया। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसके डेट को याद रखना है कि किस डेट को ये जारी किया गया है। तो 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये क्या है? गांधी जयंती है, अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2 अक्टूबर ध्यान रखेंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार के दृष्टिकोण से ये काफी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, बिहार सरकार की हो गई। अब हम लोग इस पे आते हैं कि जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला है, इसने क्या किया? फर्स्ट टाइम यही ऐसा राज्य जिसने जाति आधारित यानी कास्ट सेंसस इसने सर्वे किया है। किस कौन किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, अब बात आती है चूंकि 2 अक्टूबर को लेकर के है, तो किसकी मतलब किस कास्ट से हम कह सकते हैं कि किसको कितनी जो है संख्या या परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है, वो देख लेते हैं। जो सर्वे किया गया तो इसके अंतर्गत किसको किसको कितनी है। चलिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बात आती है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ओबीसी को ले लेते हैं। ओबीसी कितने परसेंट है? 27.12%। ओके, हाँ 27। इससे भी ऊपर हम लोग ईबीसी को ले लेते हैं। ईबीसी यानी हम कह सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो कि आपके कितने हैं? 36। इस डाटा को ध्यान रखिएगा, 01%। ओके, इस डाटा के साथ ध्यान रखिएगा कि किसका कितना परसेंटेज है। ईबीसी 36.01%, ओबीसी 27.12%। देन आपका आता है एससी। एससी कितना है? यह आपका 19.65% है। अगर बात की जाए एसटी की, तो एसटी कितना हो जाएगा? ये करीब 1.68% हो जाएगा। ओके, 1.68%। अब बात की जाए अगर बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, तो ये कितने हो जाएंगे? बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई। ओके, अगर इनकी बात की जाए तो कितना आ जाएगा? ये लेस देन 1%। ओके, और हमारी टोटल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए कि टोटल आबादी अभी जनसंख्या कितनी है बिहार की, तो 13.07 इतने करोड़ का है, इतना करोड़ है। ओके, इतने करोड़ पॉपुलेशन है अभी वर्तमान में। ठीक है, और अगर ओबीसी और ईबीसी को मिला दिया जाए तो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? ये दोनों 63% है। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो टोटल पॉपुलेशन का कितना हो जाता है? 63% हो जाता है। ठीक है, तो इस आंकड़ा को जरूर ध्यान रखिएगा। यह आंकड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है केवल इतना पूछ ले कि ईबीसी का कितना परसेंट है, या एससी को कितना दिया है, या एसटी को कितना, इसमें से कुछ भी एक उठा करके पूछ सकता है। किस डेट को जारी किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके बिहार को लेकर के। ओके, बिहार को लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। नाउ अब बात आती है, इसके साथ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम का, है ना? तो उसी प्रकार से जो आकांक्षी यानी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत बिहार के जमुई को भी शामिल किया गया और इसे सेकंड पोजीशन पर रखा गया है। किसको शामिल किया गया है? अगर बोला जाए तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किसका नाम आया है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसके तहत जमुई, ओके, जमुई, ये नाम ध्यान रखिएगा, जमुई बिहार का।
ओके, जिला कार्य कहते इसको। सेकंड रैंकिंग दी गई है, सेकंड पोजीशन पर है जमुई। ओके, सेकंड पोजीशन पे जमुई है आपका। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तेज किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट कुइपर किस कंपनी का है? ऑप्शन है स्पेस एक्स, बी अमेजन, सी ब्लू ओरिजिन एंड डी गूगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन देख लेते हैं इंग्लिश वाला भी क्या है। Project Kuiper, which provides fast, affordable broadband internet service, belongs to which company? SpaceX, Amazon, Blue Origin and Google। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? Amazon हो जाएगा। अब चूंकि बात आती है गूगल को लेकर के, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गूगल इन दिनों इसने क्या किया है, एक जेमिनी सॉफ्टवेयर जो कि किस पर है, तो यह आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इसने लॉन्च किया है। जेमिनी को किसने लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा जेमिनी लॉन्च किया गया है। यह एक कैसे वर्क करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यह बेस्ट है। ये आज का गूगल को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण न्यूज बन जाता है अभी के समय में। जेमिनी को ध्यान रखिएगा, जेमिनी लॉन्च बाय गूगल। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ओके, नाउ और अगर बात की जाए आपके चैट जीपीटी की, तो उसका ध्यान रखिएगा, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? ऑप्शन ए, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण तक सार्वभौमिक पहुंच को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं। एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। डी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कदम, मानसिक स्वास्थ्य में निवेश में वृद्धि। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 10 अक्टूबर। यह 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और पूछा गया है कि इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है या इसकी थीम रखी गई है, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार, या मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये इसकी थीम रखी गई है। और कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसे सेलिब्रेट कर 10 अक्टूबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में, जो कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 1 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2023 की थीम क्या है? हिंसा को ना कहें, हिंसा को ना कहें। ओके, नाउ सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो, केवल दो। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक दिया गया, हमारा यहाँ पर क्या होगा? सेकंड होगा। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आपका क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ओके, क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अक्टूबर मंथ के एक्चुअली क्या होता है, एवरी मंथ में, यानी फ्रॉम 1st से लेकर के 30th का मंथ हो तो 30th तक या 31st तक एवरीडे कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उस पहलू को देखते हुए उस डेट को हम लोग जो महत्वपूर्ण, क्योंकि हर मंथ में आप देखेंगे 1 से 2 या मैक्सिमम 3 डेट ही होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। ओके, इन एवरी मंथ, किसी मंथ में तो केवल 1 डेट ही होता है जो हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप क्योंकि क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करेंगे तो बहुत कम ऐसे, और ये संभव नहीं है कि आप पूरे मंथ के हर डेट को याद रख पाएंगे। जितना एग्जाम के लिए जरूरत है उतना ही आप कर लें तो बहुत है ना, जितना एग्जामिनेशन के लिए जरूरत है। यहाँ तक कि ये है, सच्चाई है कि उतना भी नहीं हो पाता है। तो इट्स बेटर कि जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या प्रीवियस टाइम पे पूछे गए हैं, केवल उन्हीं डेट्स को थोड़ा सा उस पर काम कर ले तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्को वैली जो खबरों में थी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। जस्ट मिनट, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। ओके, चलिए देख लेते हैं। स्को वैली जो खबरों में थी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख।
ओके लद्दाख। अच्छा आप लोग अब ये बता दें कि लद्दाख को लेकर के, लद्दाख जो यूटीज को डिक्लेयर्ड किया गया, तो लद्दाख यूटीज कब बनी थी? तो ध्यान रखिएगा, चूंकि इन दिनों अभी आर्टिकल 370 को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल 2 दिन पहले ही डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो थोड़ा सा इस पे सतर्क रहिएगा कि हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो लद्दाख या आपका जम्मू कश्मीर हो, तो कब इसका गठन किया गया, या फिर इसको लेकर के भी आरक्षण को लेकर आरक्षण विधेयक भी इसका पारित किया गया है, पुनर्गठन विधेयक भी पारित किया गया है, कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं SC STs को। तो ये सब थोड़े से आप एग्जाम में देख करके जाएंगे, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है और आर्टिकल 370 को लेकर के ये अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ओके, तो लद्दाख जो है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इसका कब किया गया था? तो इसका 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया था? इसे डिक्लेयर्ड किया गया था, यानी इसे क्या बनाया गया था? इसे और जम्मू कश्मीर, इन दोनों को, जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों को क्या किया गया था? यूटीज बना दिया गया था। यूटीज जो है यह बना दिया गया था, यानी यूनियन टेरिटरीज में इसको शामिल कर दिया गया था, यूटीज घोषित कर दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 370 को भी समाप्त कर दिया गया था। आर्टिकल 370 इसे भी समाप्त कर दिया गया था, ये भी थोड़ा देख लेंगे। आर्टिकल 370 को भी निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि मैं इसमें नहीं जाऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया है, कितने हद तक सही है, क्या है, ये हमारे क्लास का मुद्दा नहीं है। हमारे क्लास का बस ये है कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है, हमें केवल वही हम देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे क्या कर दिया कि केंद्र सरकार के इस फैसले को वैध दिया, क्योंकि उसने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए इसका हटना आवश्यक था। और आर्टिकल 370 की क्या विशेषता है? इसने जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, और इसके डिक्लेयर्ड कब किया गया था? इसको समाप्त करना है, ये डिक्लेयर किया गया था 5 अगस्त 2019। ओके, ये डिक्लेयर्ड किया गया था। एंड ये कब से स्टार्ट किया गया? तो 31 अक्टूबर को कंप्लीटली इसे निरस्त तो कर दिया गया था 370 को, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्रियान्वयन कब से किया गया है, तो ये आपका 31 अक्टूबर है, जब इसको यूटीज भी बनाया गया था, इन दोनों को। ओके, इसके अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर के, हालांकि ये काफी हम कह सकते हैं कि विवादित मुद्दा हो जाता है, पता नहीं क्लास से क्या निकल जाए और कब क्या विवाद का मुद्दा बन जाए। तो खैर, लेकिन आप लोग बस इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देख करके जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे इसमें आरक्षण को लेकर के अगर पूछ लेता है कि किस अधिनियम में चेंजिंग किया गया है आरक्षण वाला, तो ध्यान रखिएगा वह 2005 का एक्ट, 2004 अधिनियम था ये। ओके, और अगर पुनर्गठन को लेकर के करें तो 2019 को ध्यान रखना है। इसके अलावा SC को क्या किया गया है? उसमें 7 सीट दे दी गई है, और ST को 9 सीट्स दिए गए हैं, और आपका विधानसभा में सीटों की संख्या को भी 90 कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं, क्योंकि एक महिला जो है उनको सदस्य बनाया जाएगा, क्योंकि 2 सदस्यों में एक महिला का होना अनिवार्य है, और दूसरा जो POK के अगर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसमें से कोई अगर एक सदस्य बन जाता है, तो ये भी, इसके लिए भी बोला गया कि विधानसभा में ऐसा भी एक कह सकते हैं कि वहां पर एक ये भी पॉइंट को रखा गया है कि POK को लेकर, POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के जो वहां पर अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई मेंबर हो सके तो विधानसभा में भी आ सकता है, ऐसा वहां पे दिया गया है प्रावधान। क्लियर? तो ये लगातार जो है भी आरक्षण हो गया, पुनर्गठन हो गया, प्लस आर्टिकल 370, और जम्मू कश्मीर अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको देख करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? किसका पूछा गया है? 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा एक सेकंड, शायद मैंने, ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में ही आते हैं। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 11 अक्टूबर से नई दिल्ली में शुरू होगा। ओके, इस सम्मेलन का विषय है प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1, केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। हम लोग यहाँ पर थोड़ा से इसके इंग्लिश वाले वर्जन को भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is are correct regarding the 8th BRICS International Competitiveness Conference. The 8th BRICS International Competitiveness Summit will begin from 11th October 2023 in New Delhi. Next one, the theme of the conference is new issues, dimensions, perspectives, and challenges in competition law and policy. Select the correct answering using the code given below. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 or 2. चलो देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C,
ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 इसमें क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समझना ये है, हम लोग किसको देख रहे हैं? 8वें ब्रिक्स को देख रहे हैं। ब्रिक्स को लेकर के सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अभी क्या किया गया, ब्रिक्स में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो सबसे पहले ब्रिक जो स्टार्टिंग में जो इसका गठन किया गया था, ये केवल 4 देशों का समूह था। इसे 2006 में इसका स्टैब्लिश किया गया था, बट केवल 4 हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बट इन 2010 इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो यह ब्रिक्स से ब्रिक्स कहलाया। ब्रिक्स से ब्रिक्स कहलाया साउथ अफ्रीका के शामिल होने पर, वह 2010 में शामिल हुआ। अभी क्या की गई है? 15th ब्रिक्स सम्मेलन भी किया गया है। दूसरी चीज इसके अगर पूछा जाए इसका सम्मेलन का क्राइटेरिया क्या है, तो अगर एक साल यह ब्राजील में होगा तो दूसरे साल यह रशिया में होगा। इस प्रकार से इसका क्रम जो है यह चलता रहता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, देन साउथ अफ्रीका, अगेन साउथ अफ्रीका के बाद जैसे अभी 15th ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ किया गया? अगर बात की जाए 15th ब्रिक्स सम्मेलन, तो ये साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। 15th ब्रिक्स सम्मेलन, 15th ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स समिट कहां किया गया? या साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया। कहां किया गया? साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में। ओके, प्रिटोरिया में किया गया, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में। नाउ अब बात आती है, चूंकि इसको लेकर के ये तो हो गया, नेक्स्ट जो होगा यानी 16th ब्रिक्स का कहां पर होगा? तो यह आपका ये इस तरह से रोटेट होता है, तो ये ब्राजील में हो जाएगा। इस प्रकार से ब्राजील के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? फिर रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अगेन फिर ब्राजील, इस तरह से एक रोटेट होते रहता है। एवरी ईयर इसके समिट के हर साल सम्मेलन इसका किया जाता है। अब यहाँ पे क्या किया गया है? इस ब्रिक्स में 6 और देशों को शामिल कर लिया गया है, 6 अन्य देशों को भी शामिल किया गया है। तो जो अब तक क्या था, ये ब्रिक्स क्या था? कितने देशों का समूह है? 5 देशों का समूह है। अब 6 देश इसमें और शामिल हो गए हैं, तो टोटल क्या हो गया? यह 11 देश हो गए हैं। लेकिन वो 6 देश कब से शामिल होंगे? 1 जनवरी 2024 से। कब से? नेक्स्ट यानी 1 जनवरी 2024 से ये शामिल हो जाएंगे। कितने? इसमें 6 कंट्रीज और शामिल हो जाएंगे, जैसे अर्जेंटीना हो गया, आपका ईरान हो गया, या आप कह सकते हैं यूएई है, मिस्र है, इथोपिया है, आपका सऊदी अरब है। तो ये आपके 6 जो देश है इसमें और शामिल हो गए हैं। मैपिंग के थ्रू, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैपिंग के थ्रू इसको आप ध्यान रखेंगे कि साउथ अमेरिका का कौन सा है, तो अर्जेंटीना हो गया। अगर बात आती है साउथ अफ्रीका की कौन सी हो गई, तो आपका इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया। फिर हम चलते हैं मध्य एशिया में या वेस्टर्न एशिया में चलते हैं, तो देख लेते हैं वहां कौन कौन से हैं। तो आपका यूएई, सऊदी अरब, ईरान, ये सब इसमें शामिल हो गए हैं। ओके, तो टोटल आपके 6 कंट्रीज जो है इसमें शामिल किया गया है, और ये 2024 में ये 6 देशों के यहाँ से मान्यता दी जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं? भारत और किस देश ने अलास्का में? ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका एंड डी रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अमेरिका में। भारत और अमेरिका ने अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल जो है इन्होंने शुरू किया है। 2 सप्ताह का युद्ध खेल कहां पर किया गया है? तो यह अमेरिका के साथ हो रहा है, भारत और अमेरिका। ध्यान रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में जो अभ्यास किए जाते हैं, इस अभ्यास को वज्र प्रहार के नाम से जाना जाता है। वज्र प्रहार किसके साथ है ये? यह अभ्यास है आपका, यह अभ्यास है आपका किसके किसके बीच में? भारत और अमेरिका। इनके बीच में यह अभ्यास, जिसके ब्रज प्रहार किसके नाम से इसको जाना जाता है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया भारत और अमेरिका को लेकर के। दूसरी चीज है, अगर बात की जाए अमेरिका के संदर्भ में, तो वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत का सबसे बड़ा यह क्या है? व्यापारिक भागीदार देश या ट्रेड पार्टनर। देश या ट्रेड पार्टनर। ओके, सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो ये आपका सेकंड पे, चूंकि फर्स्ट पे आपका अमेरिका है, सेकंड पे आपका चीन है, थर्ड में आपका यूएई एंड फोर्थ है आपका सऊदी अरब। ओके,
अब बात की जाए कि अगर हथियार आपूर्ति के बारे में, तो भारत को सबसे अधिक हथियार आपूर्ति के मामले में कौन दे रहा है? रशिया सबसे अधिक हथियार आपूर्ति करता है। रशिया हथियार आपूर्ति की अगर बात की जाए भारत को, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्जाम में आते हैं। हथियार आपूर्ति में नंबर 1 तो रशिया है, लेकिन नंबर 2 क्या है? यह आपका अमेरिका है हथियार आपूर्ति में। ओके, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक अगर सैन्य क्षमता के मामले में पूछा जाए कि सबसे स्ट्रांग कौन है या सबसे अधिक सैन्य क्षमता किसके पास है, तो वह आपका अमेरिका हो जाएगा टॉप पर सैन्य क्षमता में। ओके, सैन्य क्षमता में अमेरिका टॉप पर है। इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं करना है। ट्रेड पार्टनर अमेरिका, सैन्य क्षमता नंबर 1 अमेरिका, लेकिन हथियार की आपूर्ति में यह नंबर 2 पे है। और सबसे ज्यादा हथियार अगर आयतक पूछा जाए कौन सा है, तो वह हमारा भारत है। सबसे अधिक हथियार आयतक टॉप पर कौन है? भारत है। हथियार आयात में कौन है टॉप पर? भारत है। भारत टॉप पर है। तो इस जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको बहुत क्लियर करके आप अपने नोट्स में बनाएंगे। ओके, बहुत क्लियरिटी के साथ, क्योंकि अगले 1 साल तक आपको यही देखना है। ये सभी करंट के आपके डाटा है, इस साल के डाटा है, तो नेक्स्ट ईयर तक अगले 1 साल तक ये आपको काम आएगा। तो जब भी किसी एक इन्फॉर्मेशन को देखें तो इसके साथ कोशिश करें कि हमेशा जितने भी अदर से इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करें। ओके, नाउ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DXN किस भारतीय हवाई अड्डा को आवंटित कोड है? DXN ऑप्शन है नोएडा हवाई अड्डा, पुरंदर हवाई अड्डा, सी उत्केला हवाई अड्डा, एंड डी मोपा हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। DXN किस भारतीय हवाई अड्डे को आवंटित किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका नोएडा। ओके, क्या हो जाएगा? नोएडा हवाई अड्डा। बस इसमें इतना एक फैक्ट है, इसके अलावा और इसमें कुछ देखने की आवश्यकता जो है वह नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किसने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किसने भारतीय सैन्य विरासत, ओके, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव है, इसके किसका है पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर बात की जा रही है, थोड़ा एक ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, बात की जा रही है अगर सैन्य विरासत महोत्सव को लेकर के या किसी रक्षा को लेकर के बात की जाए, डिफेंस सेक्टर को लेकर के बात की जाए, तो केवल एक और एक ही नाम आएगा और वो है हमारे राजनाथ सिंह जी का। ओके, राजनाथ सिंह जी का, जो हमारे क्या है? रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री है, क्या है ये? रक्षा मंत्री है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 रक्षा मंत्री है। और कहाँ किया गया इस संस्करण का उद्घाटन? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली। ओके, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में। अब बात आती है चूंकि अमित शाह को लेकर के, तो अमित शाह वर्तमान में क्या है? यह गृह मंत्री है। ओके, ये क्या है? गृह मंत्री है। ओके, अभी कुछ दिन पहले आखिर आपकी जो क्षेत्रीय बात की जाए कि क्षेत्रीय जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक की गई है वो कहाँ की गई है? ध्यान रखिएगा, 26 पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। ओके, ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपके एग्जाम, क्योंकि चूंकि दिसंबर मंथ का है ये, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा 26 आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसकी बैठक की गई है। कहां पर की गई है? यह बिहार के पटना में किया गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि आप लोग पेपर देने वाले हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अमित शाह जी के द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसने किया है? अमित शाह। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा, अमित शाह। क्योंकि इसी प्रकार से यह तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात हो गई, लेकिन अगर पूछ लेगा कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई थी, तो वह गुजरात में किया गया था। गॉट माय पॉइंट? अगर पूछ लेता है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ की गई थी, तो वह गुजरात में हुई थी। ओके, और इसकी अध्यक्षता भी अमित शाह जी के द्वारा की गई है। पुष्कर सिंह धामी, तो इनके बारे में उत्तराखंड के सीएम, उत्तराखंड के यह सीएम हो गए। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 2023 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए क्लाउडिया गोल्डिन, बी एस्थर डुफ्लो, सी एलिनोर ऑस्ट्रोम, एंड डी मारिया रेसा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 28 का क्या होगा? ऑप्शन ए। किसने जीता है? तो क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता है। किसमें? अर्थशास्त्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जो है जीता, अर्थशास्त्र में। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है देवेश श्रीवास्तव, बी दिनेश खारा, सी राजेश कुमार एंड डी रामास्वामी नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रामास्वामी नारायण। ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने देवेश श्रीवास्तव का किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने इसका स्थान लिया है, देवेश श्रीवास्तव का स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, देवेश श्रीवास्तव का। नाउ अब बात आती है चूंकि दिनेश खारा को लेकर के, इन्हें ये क्या है? एसबीआई चेयरमैन। इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इनका बढ़ा दिया गया है 2024 तक। ओके, इनके कार्यकाल को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अब बात आती है चूंकि किसको लेकर के? दिनेश खारा, ध्यान रखिएगा, इनके कार्यकाल को 2024 तक, अगस्त 2024। ओके, यहां मैं लिख देती हूँ। इनके कार्यकाल को, एसबीआई के चेयरमैन है और इनका अगस्त तक इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अब हमारे सामने है भारतीय सामान्य बीमा निगम। इसकी स्थापना कब की गई? इन 1972। हेडक्वार्टर कहां होगा इसका? हेडक्वार्टर कहां होगा? मुंबई। ओके, मुंबई, इसको ध्यान रखना है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ओके, चलिए नाउ किसने इसका स्थान लिया है? देवेश श्रीवास्तव को ध्यान रखेंगे, पहले ये थे लेकिन अब इनके स्थान पे रामास्वामी नारायण आ गए हैं। दिनेश खारा एसबीआई से संबंधित है और इसकी स्थापना कब की गई? इन 1972। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30। सी तेलंगाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर? तेलंगाना में क्या किया है? तो यह रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है और इसकी टोटल अगर बजट की बात की जाए, इस प्रोजेक्ट के टोटल बजट की बात की जाए तो कितना है? 10,998 करोड़ का ये बजट है। कितने करोड़ का? इतने करोड़ का यह बजट है। ओके, जिससे क्या होगा? इससे 85% बिजली की आपूर्ति होगी, बिजली की आपूर्ति। ओके, एंड वन मोर थिंग, एनटीपीसी, ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी आपकी जो है यह महारत्न कंपनी है। एनटीपीसी कैसी कंपनी है? तो यह महारत्न कंपनी है और वर्तमान में टोटल आपकी कितनी महारत्न कंपनी है? यह एनटीपीसी क्या है? महारत्न कंपनी है और वर्तमान में टोटल 13 महारत्न कंपनियां हैं। ओके, महारत्न कंपनियां हैं 13। 12वां कौन सा है? 12th कौन सी है? आरईसी लिमिटेड एंड 13th है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, नाउ आरईसी लिमिटेड 2022 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है और ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी इस साल महारत्न का दर्जा दिया गया है। टोटल 13 महारत्न कंपनी है, एनटीपीसी भी उनमें से एक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया? ओके, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया? ऑप्शन रूस, बी इजराइल, सी चीन एंड डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस को निलंबित कर दिया है, रूस को। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान ने अपने जितने भी डिप्लोमेट रिलेशंस थे हमारे इंडिया के साथ, इसने क्या कर लिए हैं? सभी को समाप्त कर लिया है। इसने सभी को समाप्त कर लिया अफगानिस्तान ने। आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है, चूंकि ये आपकी नवंबर का न्यूज है तो ध्यान रखिएगा कि किस निम्नलिखित में से किसने अपने क्या किए हैं? डिप्लोमेट रिलेशंस को खत्म किया है। तो कौन होगा? वो अफगानिस्तान होगा। इसको ध्यान रखना है। ओके, अफगानिस्तान होगा। इसको मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के बाद 2023 में लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस यानी एलएफ को खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया है? ऑप्शन है ए वियतनाम, बी लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी कंबोडिया एंड डी थाईलैंड। ओके,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी लाओ पीडीआर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बांग्लादेश के बाद 2023 में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ओके, इसे खत्म करने वाला दूसरा देश पूछा है कौन बन गया, यानी इसे खत्म करने वाला पहला देश आपका बांग्लादेश हो गया और दूसरा आपका कौन सा हो गया? लाओ पीडीआर। नाउ इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि अभी भारत और वियतनाम के साथ जो है अभी कुछ दिन पहले, यानी मुश्किल से 1 से 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि भारत और वियतनाम में एक्सरसाइज किया है और इस एक्सरसाइज का नाम दिया है उसने विमवैक्स। क्या नाम दिया है? विमवैक्स। यानी क्या हो जाएगा? वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ किया गया है? तो वियतनाम की हनोई में इसका आयोजन किया गया है। इसके साथ ही थाईलैंड को लेकर के ध्यान रखिएगा कि थाईलैंड ने अभी निःशुल्क वीजा जारी किया है। किन 2 देशों को इसने किया है? तो इसने भारत को किया है थाईलैंड ने, और ताइवान को किया है। ताइवान को किया है। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए, यानी 10 नवंबर से लेकर 10 जून तक, 10 मई तक किया है, सॉरी मई तक किया है, ठीक है, मई तक किया है इसने, मई 2024 तक। और कब से? 23, यानी टोटल 6 मंथ्स के लिए इसने क्या कर दिया है? निःशुल्क वीजा जारी कर दिया है थाईलैंड ने। इसके अलावा श्रीलंका ने भी किया है भारत सहित 7 देशों को, और मलेशिया ने भी कर दिया है, भारत और चीन को किया है, लेकिन इसने 1 दिसंबर से किया है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा किसने किसने निःशुल्क वीजा जारी किया है। ओके, नाउ अभी म्यांमार और थाईलैंड, इनके बीच में टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि म्यांमार और थाईलैंड, इन्होंने क्या किया है? टास्क फोर्स का गठन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, टास्क फोर्स का गठन किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस संस्था ने सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था ने? ऑप्शन है ए WWF, बी FAO, सी UN एंड डी यूनेस्को ने किया है। तो किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 34। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है? किस निम्नलिखित में से किस संस्था ने सस्ते पानी की उच्च लागत वाली शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए WWF। आखिर WWF का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर ओके, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ओके, इसके द्वारा यह जारी किया गया है WWF के द्वारा। क्या है यह? सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक। सस्ते पानी यानी किसके द्वारा है यह? विश्व कब जारी किया गया है इसको जारी कब किया गया है? विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर। विश्व खाद्य दिवस, ये पॉइंट को भी यहाँ लिख ले। विश्व खाद्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? यह 16 अक्टूबर। ओके, इसी अवसर पर इसको क्या किया गया है? जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान ने सैन्य राशन और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा पर सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शन ए DRDO, बी HAL यानी हाल, एंड सी नाबार्ड, डी FAO। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी FAO। क्या हो जाएगा? डी। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्वेश्चन, अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन हम लोगों ने 35 नहीं किया क्या? जस्ट ए मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग 36 पे आएंगे। हमारा बाय मिस्टेक स्किप हो गई थी। चलिए, यशस्विनी किस संस्था की महिला बाइकर्स का समूह है? यशस्विनी किस संस्था की महिला बाइकर्स का समूह है? ऑप्शन है ए भारतीय यशस्विनी किस संस्था की महिला बाइकर्स का समूह है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी CRPF, ऑप्शन सी CISF एंड डी भारत सेना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CRPF। यशस्विनी किस संस्था की है? तो ये CRPF की है। ओके, और क्यों ऐसा मतलब किया जा रहा है कि महिला बाइकर्स का समूह का एक ये किया गया है कि इसका गठन? तो ध्यान रखिएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसा किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए यशस्विनी किस संस्था की महिला बाइकर्स का समूह है? तो ये CRPF का है। ठीक है, CRPF की है। चलिए, नाउ
कम टू द नेक्स्ट। और इसके साथ सहयोग कौन कर रहा है, थोड़ा मंत्रालय का नाम भी लिख ले कि सहयोग कौन कर रहा है इसके साथ, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से ही क्या किया गया है, महिला बाइकर समूह का जो है एक प्रकार का ससुनी का गठन किया गया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो यह आपकी है स्मृति ईरानी, और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सहयोग से इसका आयोजन भी किया गया है। ठीक है, इन्हीं के सहयोग से इसका आयोजन भी किया गया है। करीब ये कुछ ऐसे देश थे जहाँ पे से लद्दाख वगैरह का यहाँ पे पूरा ये रहा कि चलो लद्दाख से मतलब कुछ ऐसे रहे भारत के चित्र जहाँ पर इनका की बाइक के द्वारा ही इनका भ्रमण कराया गया है। लास्ट इनका जो रहा वो लद्दाख का चित्र रहा था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर ये हो गया सीआरपीएफ हो गया। इसके अलावा असशनी इस नाम ध्यान रखिएगा कि किस संस्था की है, तो ये इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है महिला बाइकर से। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, असशनी का संबंध किससे है, तो महिला बाइकर से है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। किस संस्था ने सैन्य राशन और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा पर सम्मेलन आयोजित किया, डीआरडीओ, एचईएल, नाबार्ड, एफएओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एफएओ। ओके, एफएओ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि बोला गया है बाजरा पर सम्मेलन है ना, सैन्य राशन और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा पर सम्मेलन इस साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को क्या घोषित किया है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, मिलेट ईयर घोषित किया गया है, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष इस साल घोषित किया गया है 2023 को। ठीक है, किसके द्वारा, यूएनजीए के द्वारा ये घोषित किया गया है। ठीक है, अब क्या किया गया है, पिछले 50 सालों से जो ये बंद था, तो अब क्या किया गया, फिर से सेना में इसके प्रारंभ किया गया। 50 सालों के बाद मोटे अनाज जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, इन्हें फिर से देने का स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये एफएओ के द्वारा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर हाल को हमेशा लेकर के ध्यान रखिएगा गया कि हाल जो है ये जितने भी आपके एरोनॉटिक्स पार्ट होते हैं, जैसे हवाई जहाज की जो भी पार्ट हो गए, कल पुर्जे, उसका निर्माण हाल में ही होता है। ठीक है, केवल भारत में एक यही कंपनी जो निर्माण करती है, उसका कहाँ पर है, यह नासिक में है। इसको लेकर हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, किरण बालियन ने एशियाई खेलों में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीता, किरण बालियन। ओके, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, भारोत्तोलन, गोला फेंक, तलवारबाजी, तैराकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोला फेंक यानी शॉटपुट में। नाम क्या है, किरण बालियन ने किसमें, एशियन गेम्स में। कितने टाइम के बाद, 72 वर्षों के बाद भारत के लिए पहला पदक ब्रॉन्ज इसने जीता था। ब्रॉन्ज इसने जीता था। ठीक है, कौन सा था, ब्रॉन्ज इसने जीता था। नाउ तो ये हो गया गोला फेंक, बस इसमें इतने ध्यान रखिएगा, इसके अलावा और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज कारगिल आयोजित कर रही है, ऑप्शन है चीन, कजाकिस्तान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कजाकिस्तान। और ये कहाँ किया जा रहा है, कजाकिस्तान के ओटारा में। कहाँ किया जा रहा है, कजाकिस्तान के ओटार, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, आयोजन। ओके, कजाकिस्तान के ओटारा में। और ये कौन सा है, ध्यान रखिएगा, ये 7th एडिशन भी है, 7th एडिशन। नाउ इसके बीच एक्सरसाइज जो है काजिंद, अब ध्यान रखना है किन दो देशों के बीच में है, तो यह भारत और कजाकिस्तान के बीच में, भारत और कजाकिस्तान। ओके, इसके अलावा अमेरिका का हमने देखा है क्या है, वज्र प्रहार है। बात अगर करें भारत और चीन के बीच में जो एक्सरसाइज किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। इसी प्रकार से अगर भारत और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज जो किए गए हैं उसको क्या नाम दिया गया है, सूर्य किरण। भारत और नेपाल का क्या है, सूर्य किरण। भारत नेपाल सूर्य किरण 17 ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है 17, 15, 14 क्या है।
कि 4 ऑप्शन देगा और चारों में हो सकता है कि सूर्य किरण 12 दे दे, 14 दे दे, 15 दे दे, 17 दे दे, तो केवल चारों में, तो उस जगह 17 भी याद रखना जरूरी है। नाउ अब बात आती है, चूंकि ये हो गया भारत नेपाल को लेकर के, इसके अलावा अगर पूछा जाए भारत श्रीलंका, तो भारत श्रीलंका का कौन सा है? मित्र शक्ति, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। मित्र शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच में है? भारत श्रीलंका। भारत और अगर पूछा जाए कि जापान के बीच में कौन से अभ्यास किए जाते हैं? भारत और जापान, तो वहां पे 2 नाम को ध्यान रखिएगा, भारत और जापान के 2 नाम कौन कौन से हैं? वीर गार्जियन या आपका धर्म गार्जियन। ओके, धर्म गार्जियन। इसके अलावा एक है आपका जीमैक्स, यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, इसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश के लिए क्या होगा? संप्रीति, भारत सिंगापुर सिम्बैक्स एक्सरसाइज। इस प्रकार से विभिन्न एक्सरसाइज के नाम को ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने एवरी वीडियो में आपकी एक्सरसाइज को लेकर के हमेशा मैंने बताया, हमेशा हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है। आई होप सो कि आप लोगों को उसमें से बहुत सारा याद भी हो गया होगा, और एक्सरसाइज आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स का, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कभी भी अगर एक एक्सरसाइज आता है तो कोशिश कीजिए कि हमेशा जितने भी अदर एक्सरसाइज हैं उसको भी रिकॉल कर लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंड क्या है? ऑप्शन है ए 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, बी 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, सी किसी भी उम्र के विकलांग व्यक्ति, एंड डी 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% विकलांगता वाले व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला गया है भारत के चुनाव आयोग को लेकर के, ठीक है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों के लिए जो पात्रता डिसाइड की गई है क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80 ईयर्स और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजनशिप, और 40% के विकलांग वाले व्यक्ति, इनको यह सुविधा दी गई है। दूसरी चीज यह ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग की बात आती है तो चुनाव आयोग इसका कब किया गया था? तो आपका ये कब होगा? 26 जनवरी 1950। ओके, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी। इसके साथ ध्यान रखिएगा, चूंकि 25 जनवरी, 24 जनवरी और 23 जनवरी तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस तो क्या हो जाएगा? यह 24 जनवरी। और अगर पूछा जाए कि पराक्रम दिवस यह कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। ओके, 23 जनवरी। तो इसको ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों आपके क्या हैं? महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए तीनों महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए वर्तमान में इस साल अभी जो 5 राज्यों में चुनाव कराए गए हैं, उससे पहले चुनाव आइकॉन किसको बनाया, किसको घोषित किया गया था? राजकुमार राव को चुनाव आइकॉन जो है ये घोषित किया गया। और अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना का नाम क्या है, जिसका लक्ष्य 2025 में 3 चालक दल के सदस्यों को 3 दिनों के लिए कक्षा में लॉन्च करना है? ऑप्शन है गगनयान, बी चंद्रयान, सी आदित्य L1 एंड डी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, गगनयान। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना जिसका लक्ष्य 2025 तक क्या करना है? 3 चालक दल
के सदस्यों को 3 दिनों के लिए कक्षा में लॉन्च करना है, वो है गगनयान। आदित्य L1 मिशन क्या था यह? तो यह सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला मिशन है, जिसे 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। 2 सितंबर इन ईयर 2023, यानी इस साल अभी 2 महीने पहले इसे लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए चंद्रयान 3 के ऊपर भी हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रयान 3 जिसका 23 अगस्त को ये चंद्रमा पे लैंडिंग करने के कारण उस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उसको घोषित कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट को कक्षा में लॉन्च किया है? ऑप्शन है इजराइल, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी ईरान एंड डी उत्तर कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ईरान इज योर राइट आंसर, सी हो जाएगा। ओके, चलिए इसको लॉन्च किया गया है। अब ध्यान रखना इसमें यह है, ईरान को लेकर के अभी SCO का ये क्या है? 9वां सदस्य बनाया गया है, 9th मेंबर ऑफ SCO, 9th मेंबर ऑफ योर SCO, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, अब नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट है, ये अगर पूछा जाए तो पृथ्वी की सतह से कितना दूरी पे है? ये पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पे है? 450 किलोमीटर। ओके, 450 किलोमीटर, या हम लोग बोल सकते हैं कितनी दूरी पे है? 280 मील की दूरी पे। कितनी दूरी पे? 280 मील। ओके, 280 मील या 450, आप जिस हिसाब से भी इसको ध्यान रखें। चले 450 काफी है। इतनी किलोमीटर की दूरी पे इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एशियाई देश ने अपने पहले घरेलू निर्मित पनडुब्बी को परीक्षण के लिए लॉन्च किया? किस एशियाई देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी को परीक्षण के लिए लॉन्च किया है? ऑप्शन है थाईलैंड, बी ताइवान, सी मलेशिया एंड डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ताइवान। ओके, ताइवान हो जाएगा। और उस पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया? पहली, एक्चुअली क्या है, एशियाई देश ने, एशिया देश का यह पहला घरेलू निर्मित है, तो इसे ध्यान रखना है, पहली है, पहली फर्स्ट है जो डोमेस्टिक ओके निर्मित पनडुब्बी को परीक्षण यानी टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया। और इसका नाम भी बड़ा अजीबोगरीब रखा गया है, हाईकून। क्या नाम रखा गया है? हाईकून। ओके, हाईकून, ये इसका नाम रखा गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ताइवान के द्वारा। ताइवान। अब याद रखिएगा कि समलैंगिक विवाह को, अभी रिसेंटली मैंने आपका ये मुद्दा आया था समलैंगिक विवाह को लेकर के भी, भारत में भी 3-4 महीने पहले ये मुद्दा काफी चर्चा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर में इसको लेकर के याचिका जो दायर की गई है नाज फाउंडेशन के द्वारा, तो खैर हम लोग इतने डिटेल पे नहीं जाएंगे। केवल ये ध्यान रखना है 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे कि समलैंगिक विवाह को अगर पूछा जाए कि एशिया में कौन सा वो पहला देश है जिसने कि उसको वैध घोषित किया, तो एशिया में फर्स्ट आपका ताइवान का नाम आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में कौन है, तो नेपाल आएगा। और अगर बात की जाए कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फर्स्ट वो कंट्री कौन सा है या यूरोप का कौन सा वो देश है, तो नीदरलैंड हो जाएगा, जिसने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। भारत में अब तक इसे, हालांकि अभी भी कुछ दिन पहले संसद में मुद्दा आया था कि इसको लेकर के जो भारतीय में जो शादी की जो संभावनाएं काफी टूट रही हैं, अभी रिसेंटली मुद्दा आया है, तो इस पे अभी हम लोगों को चर्चा नहीं करना है। ओवरऑल यह ध्यान रखेंगे कि भारत ने इसे अभी तक वैध घोषित नहीं किया है और आगे भी करने की संभावनाएं कम है, जिस तरह से मुद्दा भी संसद में आया हुआ था। ओके, यहाँ पर यह है कि साथ रह सकते हैं, लेकिन शादी का अधिकार को वैध नहीं माना जाएगा, शादी को वैध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ताइवान के बारे में ध्यान रखिएगा, एशिया का यह पहला देश है, एशिया का पहला देश। एशिया का पहला देश है जिसने क्या किया है? समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। ठीक है, मान्यता दिया है। ठीक, दक्षिण एशिया की बात करें तो नेपाल का नाम आ जाएगा। फर्स्ट कौन सा होगा? नीदरलैंड होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सरकारी एजेंसी ने IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT एंड भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने। तो पूछा गया है किस सरकारी ने। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, किस सरकारी एजेंसी ने IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक को क्या किया है? विलय को मंजूरी दे दी है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने दिया है।
ठीक है। और अब इसका बात यानी कंपटीशन, इसको अगर बोला जाए तो क्या है, यह कंपटीशन कमीशन ओके ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखेंगे। किस एक्ट के तहत है यह, तो एक्ट है 2002 का। और कब से ये एस्टेब्लिश किया गया, तो यह एस्टेब्लिश हुआ है 2003 में। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्ट कब का है। कभी कभी एक्ट को लेकर के सवाल पूछ लिया करता है, खास करके आजकल तो पूछ लिया करता है, ये सवाल आते ही हैं एक्ट को लेकर के। तो 2003 ध्यान रखना है। ओके, एक्ट है 2002 एंड एस्टेब्लिश्ड हुआ 2003 में। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है। नाउ एंड चेयरमैन कौन है इसके, इसकी अगर बात की जाए वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन कौन है, रवनीत कौर। रवनीत कौर इसकी चेयरमैन है। चेयरमैन कौन है, रवनीत कौर। ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। मिशन होप इनिशिएटिव, सबसे पहले तो इसका ये पूछ सकता है कि इसका संबंध किससे है, तो खैर हम लोग उस पर आते हैं। पहले हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, पंजाब, नागालैंड, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ये 1 मंथ का मिशन था, 1 मंथ के लिए मिशन को लागू किया गया था, 1 मंथ के लिए। ठीक है। नाउ अब अगर आपसे पूछे कि होप इनिशिएटिव इसका संबंध किससे है, होप इनिशिएटिव का संबंध किससे है, तो नशा मुक्त, किसके लिए, राज्य ने नशा मुक्त बनाने के लिए क्या लागू किया था, होप इनिशिएटिव। इसका संबंध किससे है, नशा मुक्त करने के लिए होप इनिशिएटिव को लाया गया था। अगर ऐसा बात की जाए कि नशा मुक्त जो आपका चला है किस मंत्रालय के द्वारा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पहल है ये। ओके, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का। चलिए नेक्स्ट है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय 2023 किस शहर में आयोजित किए गए थे, मुंबई, नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था, गोवा में। और फर्स्ट टाइम था जो गोवा में आयोजित किया गया था। इससे पहले यह गुजरात में आयोजित किया गया था। 36 वाला अगर पूछा जाए कि 36 जो एडिशन किया गया वो कहाँ हुआ था, तो यह गुजरात में हुआ था। ओके, गुजरात में। फर्स्ट टाइम गोवा में किया गया। राष्ट्रीय खेल कब से कब तक, 26 अक्टूबर से लेकर के अभी तक 27वें राष्ट्रीय खेल। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, सेकंड पोजीशन पे कौन था, थर्ड, क्योंकि चूंकि ये राष्ट्रीय खेल है तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे नाम लिख ले महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है, सर्विसेज ओके। एंड थर्ड पोजीशन पर कौन था आपका, हरियाणा। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा गोल्ड देख लेते हैं। महाराष्ट्र को कितने गोल्ड मिले थे, 80 गोल्ड। सिल्वर कितना था, 69 सिल्वर था। एंड अगर बात की जाए ब्रॉन्ज की, तो इसके अंतर्गत 79 ब्रॉन्ज थे। यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 228। फर्स्ट पोजीशन पे रहा आपका महाराष्ट्र। सेकंड पोजीशन पे क्या था, कितने गोल्ड हो गए इसमें, करीब 66 गोल्ड थे। ठीक है, 66 गोल्ड किसके, सर्विसेज के। देन 27 सिल्वर हो गया एंड ब्रॉन्ज कितने हो गए, 33। तो टोटल कितने हो गए इसमें टोटल हो गए करीब 126। ठीक है, 126 हो गए। एंड लास्ट वन आपका हरियाणा था जिसमें 62 गोल्ड थे एंड 55 आपका सिल्वर था एंड 75 आपके ब्रॉन्ज थे। 75 आपका क्या था, ब्रॉन्ज था। तो टोटल आपके करीब कितने हो गए इसमें भी आपके हो गए 192। ओके, और यह क्या था, थर्ड पोजीशन पे। ओके, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय खेल में ये थर्ड पोजीशन पे था। महाराष्ट्र फर्स्ट, सर्विसेज सेकंड एंड हरियाणा आपका थर्ड पोजीशन पर। ओके, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा खेल वगैरह को देख करके जाइएगा। हो सकता है एशियन गेम्स का पूछ ले या आपका नेशनल राष्ट्रीय खेल को लेकर के पूछ ले। चलिए इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि गोवा के काजू को एक जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, गोवा के काजू को जीआई टैग भी दिया गया है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और पुलिसिंग सम्मेलन किस राज्य द्वारा किया गया था, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। ओके, किस राज्य के द्वारा क्या किया गया है, अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और पुलिसिंग सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल। और केरल का सीएम कौन है,
पिनाराई विजयन, ओके, केरल का ध्यान रखेगा नाम इसमें। तमिलनाडु का बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में सबसे टॉप पर आपका अभी तमिलनाडु है। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है तेलंगाना में, जहां पर विधानसभा की सीट कितनी है, 119 है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर 3D प्रिंटेड मंदिर भी जो है वह बनाया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किन दो देशों को जोड़ता है? ऑप्शन है भारत और भूटान, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। भारत और नेपाल कौन सा है यह? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। ओके, और ये कहां पर इसका निर्माण है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहां पर? पिथौरा। ओके, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी, वेल, आरईसी लिमिटेड, सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरईसी लिमिटेड। किसे किया गया है? आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड जिसे 2022 में यानी लास्ट ईयर इससे 12th कंपनी है यह, इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है, महारत्न। ओके, आरईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होगी? यह कंपनी हो जाएगी, कंपनी लिमिटेड। ओके, चलिए, लिमिटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है? ईडी, सीबीआई, डीजीसीए, आईबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ईडी, सीबीआई, डीजीसीए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह सीबीआई के द्वारा, ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई द्वारा। और इसके साथ कौन कौन है? तो इंटरपोल भी है, इंटरपोल। ओके, इंटरपोल। और ये किसके साथ मिलकर के? तो सीबीआई के साथ मिलकर। अगर हम लोग इंटरपोल नहीं भी रखेंगे, इसको अगर मेंशन नहीं करेंगे, तो भी हमारा क्या आंसर? हमारा सीबीआई सही है कि ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी, क्योंकि पूछा है, के द्वारा चलाया जा रहा है, तो सीबीआई के द्वारा चलाया जा रहा है और ये इंटरपोल के साथ मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट का कब गठन किया गया था? 1 अप्रैल। सीबीआई को स्टैब्लिश्ड कब किया गया था? 1 अप्रैल 1968, ये ध्यान रखेंगे। और किस कमिटी के ऊपर, आधार के ऊपर? तो 68 नहीं, 63 होगा, 1963। ओके, 1963। इसके अलावा ध्यान रखेंगे संथानम कमेटी की सिफारिश पे की गई थी इसका गठन, संथानम समिति। ओके, इसी के सिफारिश पे क्या किया गया था? सीबीआई का गठन किया गया था। और ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। इसके अलावा अगर बात की जाए वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो कौन है? श्री प्रवीण शुद्ध इसके चेयरमैन है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। किस संस्था ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर नियमों का मसौदा जारी किया? नेस्कॉम, ट्राई, टीसीआईएल, सी डॉट। तो क्या होगा? टेलकॉम की अगर बात आती है, मोबाइल नंबर की बात आएगी, तो क्या होगा आपका? ट्राई होगा, टेलकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा यह? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया है 1997 में। ओके, और इसके कौन है? पीडी बघेला इसके चेयरमैन है, पीडी बाघेला इसके चेयरमैन है, इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गए आपके क्लास के आज के टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर के। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं अगर किसी क्वेश्चंस को लेकर के कोई भी डाउट होता है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए मंथ के नए टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।